जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। बीए में हैं आप, यदि बीएससी में हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर 2023 का है। 2024 और 2025 2026 के एग्ज़ाम में यह आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन। थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी दोनों लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो 2024-25 सत्र का एग्ज़ाम है, उसमें ये घोषणा कर दिए हैं कि लिखित एग्ज़ाम होगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हर साल आपके लिखित एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जो ऑड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और आपके थर्ड सेमेस्टर, तो इनके लिखित एग्ज़ाम होंगे लगभग आपके 90% कॉलेज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। इस प्रश्न पत्र में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हर साल नहीं पूछे जाते हैं, कौन कौन से एकदम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम आते ही हैं, कौन कौन से 90% चांस है आने का। ठीक है, और साथियों मैं आपके उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके ये 75 है। ठीक है, ये सभी कॉलेज में लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो आपको लिखने का लिए जो समय दिया जाता है, ये किसी किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। किसी किसी कॉलेज में आपको केवल 2 ही घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया रहेगा इसे पढ़ना अनिवार्य है बाबू। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पर जो दिया है इसे इसकी मत करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे जो निर्देश दिए रहते हैं इसे भी पढ़ना अनिवार्य है। पूछा क्या गया है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 खंडों में आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके खंड ब में जो पूछे जाते हैं वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो सभी में अलग अलग क्वेश्चंस करने के लिए बोलता है। कैसे बोलता है, देखिए इसमें जो आपके नोट्स दिए गए हैं अति लघु में, इसमें कह रहा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी को करना अनिवार्य है। ठीक है, गिव आंसर ऑफ इस पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में हमें उत्तर देना है जितने भी प्रश्न पूछा है आपके। ठीक है, चले यहाँ पर दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिए। इस खंड के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। 10 प्रश्न है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा भैया। 10 प्रश्न लिखेंगे 50 शब्द में, आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में पहला पूछा है डिफाइन फिलोसॉफी, दर्शन को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, ये प्रश्न हर साल आता है। दीर्घ उत्तरी में कभी पूछता है, कभी लघु में पूछेगा, कभी अति लघु में पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न हर साल पूछेगा, एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, चलें इसमें मैं आपको प्रश्न का उत्तर भी बताते चलूँगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, दर्शन को परिभाषित करना है हमें। दर्शन क्या है? ठीक है, दर्शन भारतीय परंपरा में ज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसे तत्व ज्ञान या सत्य की खोज के रूप में भी जाना जाता है। यह वह विधा है जो संसार, जीवन, चेतना और परम सत्य की प्रकृति का अध्ययन और अन्वेषण करती है। दर्शन का उद्देश्य ज्ञान, सत्य और वास्तविकता के बारे में गहन समझ विकसित करना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। केवल इतना ही लिखना आपको। ठीक है बाबू, इतना लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे एकदम, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को देखेंगे। जब आपके लघु में पूछेगा तब आप इसको आगे इतना लिख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलता है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, तो एकदम आराम से एकदम पढ़िए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें इसमें आगे क्या दिया गया है, भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 6 अस्तित्व, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, और
तीन नास्तिक दर्शनों की परंपरा है। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, जैसे चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन। दर्शन का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ प्रदान करना और अपने अस्तित्व के सर्वोच्च सत्य तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करना है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदांत। ठीक है, वेदांत से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ। वेदांत आपके हर साल नहीं पूछे जाते हैं भैया, लेकिन इसे पढ़ना अनिवार्य है। इतना केवल लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। किसी कॉलेज में आपको 3 नंबर का दिया जाता है। ठीक है, चलिए वेदांत से आप क्या समझते हैं। वेदांत भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जो वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों पर आधारित है। वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार। इसका उद्देश्य जीवन के अंतिम सत्य, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, वेदांत से इतना लिखना। आपको केवल 2 नंबर या फिर 3 नंबर आपको दिया जाएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में देने के लिए बोले गए होंगे। ठीक है, चलें अब इसमें आपके अगर अतिलघु में पूछेगा, ये प्रश्न आपके पूछेगा ऐसे कि वेदांत पर टिप्पणी लिखिए या फिर वेदांत को विस्तार पूर्वक परिभाषित करिए, तो आप इसका आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वेदांत दर्शन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ब्रह्म है, आत्मा है, ठीक है, माया है, ठीक है, मोक्ष है। इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आगे आप लिख सकते हैं वेदांत के 3 प्रमुख उप सिद्धांत हैं। पहला है अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित है। विशिष्ट द्वैत वेदांत जो रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। ठीक है, चले इसमें अगला है आपका द्वैत वेदांत जो माधवाचार्य द्वारा परिवर्तित है। ठीक है बाबू, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको बताता हूँ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन इन आइडियलिस्टिक एजुकेशन। आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन से आप क्या समझते हैं। स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ना है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। देखें, आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन का अर्थ है छात्रों के भीतर आत्म अनुशासन, नैतिकता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। इसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने आचरण और निर्णय में अनुशासन का पालन कर सकें। चलिए अगला आपका इसमें पूछा गया है बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे तैयार करना भैया 90%। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। बहुलवाद क्या है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। बहुलवाद, ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज, संस्कृति, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में विविधता और विभिन्नता को महत्व देता है। यह विचारधारा यह मानती है कि विभिन्न धर्म, संस्कृति, विचारधाराएं और जीवन शैलियाँ एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं और उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुलवाद का उद्देश्य विभिन्न समूहों और विचारधाराओं के बीच सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देना है ताकि एक समावेशी और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, चले 2 नंबर मिलेगा आपको लिखने के लिए इसे। अगला प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो कहा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। उनके विचारों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको कैसे लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर जो हेडिंग दिए गए हैं आपको सारे हेडिंग लिख देने हैं, आपको उत्तर आपको जो प्रश्न में जो नंबर दिए गए हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सेवा। ठीक है, सामाजिक सेवा के बाद आध्यात्मिक जागरूकता है, व्यवहारिकता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों के प्रकट करने का साधन माना, जो उसे आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा के मार्ग पर अग्रसर करता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे बाबू, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यहाँ तक आपको लिखना है। उनके विचारों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सेवा। ठीक है, सामाजिक सेवा के बाद क्या है, आध्यात्मिक जागरूकता है, व्यवहारिकता है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। अगला है आपका सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, 2022 और 2023 में पूछ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो 2024 में भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर सामाजिक गतिशीलता क्या है। देखिए, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्तरों के बीच स्थानांतरित होते हैं। यह उस सामाजिक स्थिति में बदलाव को दर्शाता है जो व्यक्ति या समूह की आर्थिक, शैक्षिक, पेशेवर या अन्य सामाजिक मापदंडों के आधार पर हो सकता है। ठीक है, चले केवल इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो नंबर मिलेगा, केवल इतना ही आपको लिखना है 50 शब्दों में। लघु उत्तरी में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ तक आप इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आवधिक सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, पहला है आपका आवधिक सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी, और जो दूसरा है आपका आधारिक, ठीक है, आधारिक सामाजिक गतिशीलता यानी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ये क्या है, चलिए मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देंगे। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है, आवधिक सामाजिक गतिशीलता, इसमें जो व्यक्ति होते हैं या फिर समूह होती है वे समाज में सामाजिक स्थिति में ऊपर या नीचे की दिशा में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति निम्न वर्ग से उच्च वर्ग या उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में स्थानांतरित हो सकता है। तो ये क्या है, आवधिक सामाजिक गतिशीलता है, वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, दूसरा है आपका आधारिक सामाजिक गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है, इसमें व्यक्ति या फिर कोई समूह है सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, बल्कि वे समान स्तर पर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में समान पद पर नौकरी बदल सकता है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता एक समाज की खुली या बंद होने की स्थिति को भी दर्शाती है, यानी कि समाज में कितनी स्वतंत्रता है कि लोग अपनी सामाजिक स्थिति में बदलाव कर सकें। इसमें अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यू हर साल पूछता है, तो इसे एकदम 100% पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये जो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है ये आपके काले अक्षर में अच्छे लगते हैं या फिर नीले अक्षर में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान भाग 4 में शामिल है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये तत्व राज्य के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्व राज्य पर लागू नहीं होते हैं और इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें कानून बनाने और नीतियां तय करने के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए, उतना ही केवल आपको लिखना है। ठीक है, केवल इतना ही आपको लिखना है, ध्यान रखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, विस्तार पूर्वक समझाइए या विस्तार पूर्वक परिभाषित कीजिए या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर टिप्पणी लिखिए, तब आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य सम्मिलित हैं। पहला आपका सामाजिक और आर्थिक समानता, दूसरा है सामाजिक कल्याण। ठीक है,
इसमें अगला है ग्राम विकास, फिर आपका है स्वास्थ्य और शिक्षा, अगला है आपका समान वेतन। ठीक है, चले। छठा है आपका श्रमिकों के अधिकार, सातवां है आपका वन और पर्यावरण संरक्षण, आठवां है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। ठीक है, आगे है ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के आधार पर राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, चले। इसमें आठवां आपका पूछा गया था प्रश्न, शिक्षा विकास के सूचक के रूप में है, कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नहीं दिया गया है क्या? एक मिनट, अच्छा प्रश्न को मैं भूल गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, प्रश्न को मैं भूल गया हूँ, इसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन प्रश्न को भूल गया हूँ तो प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विकास के सूचक के रूप में है, कथन की विवेचना कीजिए। ये आपके प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं, 2-3 बार केवल पढ़ना है, ध्यान से इसे पढ़ना है, 2 नंबर मिलेगा। शिक्षा को विकास के रूप में देखा जाए तो यह कथन बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में समग्र विकास का आधार होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल होते हैं। अतः शिक्षा को विकास के रूप में देखना उचित है, क्योंकि वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और सभी स्तरों पर विकास का साधन बनती है। अच्छा सॉरी, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये छूटा नहीं है। ठीक है, नीचे ऊपर हो गया है, यानी पहले उत्तर बता दिया मैंने, फिर आपके प्रश्न को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो इसे आप स्किप कर देंगे, 2-3 बार केवल पढ़ लीजिएगा, 2023 में पूछा है तो। ठीक है, अगला है आपका गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के दर्शन को लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। ठीक है, 2-3 बार इसे केवल पढ़ना है। चले, गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के दर्शन को लिखिए। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का दर्शन उनके जीवन और विचारधारा का केंद्र बिंदु था। यह दर्शन उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, चले, इनका सत्य क्या था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गांधी जी के लिए सत्य सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उसके अनुसार सत्य केवल बोलने की बात नहीं है, बल्कि यह हर कार्य, विचार और इरादे में मौजूद होना चाहिए। गांधी जी ने सत्य को परमात्मा के समान माना और कहा कि सत्य का पालन करते हुए किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए आत्म अनुशासन, स्वानुशासन और ईमानदारी आवश्यक है। इनका अहिंसा क्या था, नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार की मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से भी बचने का सिद्धांत है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा से ही सच्चे प्रेम, करुणा की भावना विकसित होती है। ठीक है, उनके अनुसार अहिंसा एक सक्रिय शक्ति है जो नफरत, क्रोध और हिंसा को पराजित करने में सक्षम है। अहिंसा का पालन केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, चलें। अच्छा, ये जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं, ये वर्ड्स आप बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये वर्ड्स में बहुत ज़्यादा वजन है। ठीक है, चलें। आगे उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर ही सत्याग्रह की अवधारणा को विकसित किया। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे सत्याग्रह गांधी जी का। सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए संघर्ष, जिसमें बिना किसी हिंसा के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और असहयोग किया जाता है। उनके इन सिद्धांतों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि विश्व भर के कई आंदोलनों और विचारधाराओं को भी प्रेरित किया। इसमें अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 90% ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे तैयार करना है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, क्या है ये संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। देखें, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है,
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDGs वे 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में निर्धारित किया था। इन लक्ष्यों का उद्देश्य क्या था? 2015 तक विभिन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान करना था। इन 8 लक्ष्यों के अंतर्गत गरीबी और भूख को समाप्त करना, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स जो है, मलेरिया है और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वैश्विक विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापित विकास लक्ष्य में। ठीक है, चले अब यहाँ से दोस्तों आपके सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं, इसमें आपके 9 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से केवल 5 ही प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है 200 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, चलें इसमें पहला प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, दर्शन और शिक्षा, तो इसे एकदम तैयार करना अनिवार्य है। 200 शब्दों में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास आपका 4-5 घंटे का हो जाएगा दोस्तों। तो आपके पास UPH होगा, राजेंद्रा होगा, आपके पास बुक होगी, गाइड होगी, गूगल बाबा हैं, अगर नहीं है तो मैं हूं। कमेंट बॉक्स में आइए, वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर बताइए। मिल नहीं रहा है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न है आपका, प्रयोजनवाद को परिभाषित कीजिए, इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवाद 90% इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एकदम तैयार करेंगे। प्रयोजनवाद आपके कभी कभी अति लघु में भी पूछता है। ठीक है, 2 नंबर वाले में, चले ध्यान रखेंगे। अगला है, भगवत गीता में शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। भगवत गीता 2024 में इम्पोर्टेंट लग रहा है, 2025 में भी, तो 90% इसे तैयार कर लेंगे, हर साल वैसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चले अगला है आपका, ठीक है, स्त्री शिक्षा के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लगभग कई बार पूछ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तैयार करना है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार करती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है, तैयार कर लेना। ठीक है, चले अगला है आपका, विद्यालय की एक सामाजिक संगठन के रूप में विवेचना कीजिए। हर साल नहीं पूछता, स्किप कर दीजिए। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लेंगे। चलें अगला है आपका, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गगत और जातिगत स्तरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलें दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, हर साल नहीं पूछता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सतत विकास क्या है? जो सतत विकास है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपके पूछता है सतत विकास। ठीक है, चलें अब सेक्शन सी खंड स आपका स्टार्ट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं, तो 2 प्रश्न करने होते हैं, 500 शब्दों में हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी कॉलेज में 450 शब्द होते हैं, किसी कॉलेज में 800 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन आपको 20 नंबर मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, चले इसमें जो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता प्रस्तुत कीजिए। स्किप कर दीजिएगा, ये 2-3 बार पढ़ लेंगे भैया, हमेशा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्राकृतिकवाद से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में प्राकृतिकवाद के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 90% लगभग हर साल आता है, इस साल भी आने का चांस है, तो इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलें इसमें अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कंटिन्यू हर साल ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है,
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हर साल आ रहा है, एकदम 100% गारंटी है। 2024 में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न है आपका, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। ये हर साल नहीं पूछता है दोस्तों, इसे स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, चले अच्छा, तो ये रहे दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपके। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन पेपर। चले, ये आपके क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, बीए बीएससी 3rd सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ शानदार तरीके से पढ़ सकें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।